हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे किन मायनों में कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो सीटी एंजियो से बेटर है। हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि कंपैरेटिव एनालिसिस किया है कि सीटी एंजियो और कैथेटर एंजियो में क्या डिफरेंस होता है। एक और वीडियो हमने किया जिसमें हमने स्पेसिफिकली ये बात की है कि सीटी एंजियो किन मामलों में रेगुलर एंजियो से बेटर है और किन किन केसेस में हम भी सीटी एंजियो को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो। आज उसी टॉपिक को हम दूसरे तरह से प्रेजेंट करेंगे। आज हम उस टॉपिक को ये डिस्कस करेंगे कि कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो किन मामलों में सीटी एंजियो से बेटर है और क्या क्या चीज़ों में हम कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो को प्रेफर करते हैं। ऑब्वियसली काफ़ी लोग जो हमें अपोज करते हैं वो इसी तरह की बातें करते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो को रिकमेंड करते हैं। आज के डिस्कशन उसी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, उसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, इस मिथ को डिस्कस करने के लिए क्यों कार्डियोलॉजिस्ट कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो को प्रेफर करते हैं और किन केसेस में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डेफिनेटली हम भी सीटी एंजियो कराते हैं, काफ़ी केसेस में कराते हैं, लेकिन कहाँ पर हम कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो को प्रेफर करते हैं उस बारे में बात करेंगे ताकि आपका ये मिथ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके मैंने चैनल स्टार्ट किया है। चाहूँगा कि उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल के कंटेंट को एंड तक देखें, इस वीडियो के कंटेंट को, ताकि आपको कुछ नए और अच्छी जानकारी मिले और आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ नए टॉपिक्स पर आपको इन डेप्थ नॉलेज मिले। आज का टॉपिक है किन मामलों में कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो सीटी एंजियो से बेटर है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, रिलायबल है ये, इसकी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं आती है और इसकी सीडी या इसकी जो हम रिपोर्ट्स देते हैं उसकी वैलिडिटी सब जगह है। इसमें कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। अगर इसमें हम ब्लॉकेज को 50% बोल रहे हैं तो उसमें 2-5% का वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं है कि एंजियोग्राफिक वेरिएशन है, वो ये है कि इंटरप्रिटेशन में वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि जो भी ब्लॉकेज का परसेंटेज है वो मशीन से कोई छप के आने वाली इबारत नहीं है जिसको कोई बदल नहीं सकता। उसमें यह होता है कि डॉक्टर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके अलग अलग व्यूज़ में देख के आपको एक अप्रॉक्सीमेट असेसमेंट देता है कि ये 60 लग रहा है कि 65 लग रहा है, 70 लग रहा है। इसीलिए एक ही एंजियोग्राफी की सीडी को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। 5 से 10% तक का वेरिएशन इसमें हो सकता है, नॉट बिकॉज कि वो टेक्नोलॉजी में गलती है, वो बिकॉज ये है कि उसको अलग अलग कार्डियोलॉजी अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसमें कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं है कि इतना ब्लॉकेज को आप इतना ही इंटरप्रेट करोगे। सीटी एंजियो में कंपैरेटिवली जो रिपोर्ट की रिलायबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम है। उसमें आपको माइल्ड ब्लॉकेज, मॉडरेट ब्लॉकेज या क्रिटिकल ब्लॉकेज इस तरह से करके बता सकते हैं, लेकिन उसमें एक्चुअली टेक्निकल कारणों की वजह से 20-30% का मार्जिन ऑफ एरर आ सकता है, डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से सीटी एंजियो करने के बाद आपको रिलायबल रिपोर्ट नहीं मिलती है और वो 10-20% का काफ़ी सिग्निफिकेंट वेरिएशन हो सकता है। इसमें वेरिएशन इस वजह से नहीं है कि उसको रेडियोलॉजिस्ट अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसमें वेरिएशन इसलिए क्योंकि इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है, जिसकी वजह से लोगों को गलत रिपोर्ट्स मिलती हैं। इसीलिए इस टेस्ट की पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कम है। अब इसमें अगर किसी पेशेंट को हम सीटी एंजियो करवा रहे हैं और उसका रिपोर्ट में मॉडरेट ब्लॉकेज आया या कुछ डिजीज़ आया तो उसको हमको रिकन्फर्म करना पड़ता है रेगुलर एंजियो से, तब जाके हम पेशेंट को क्रेडिबल रिपोर्ट दे सकते हैं कि आपको ब्लॉकेज कितना है और कितना % है और उसमें क्या करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको पेशेंट को डिसीजन देने की ज़रूरत है। हम उसको खाली अंदाज नहीं बता सकते कि साहब मॉडरेट ब्लॉकेज है, जो है कर लेना मन में, वैसा नहीं कर सकते। हमको बताना पड़ेगा कि आपको 40% है, 50% है, आप इतने टाइम तक दवा पर चला सकते हो। और फिर फ्यूचर में अगर कंपैरेटिव एनालिसिस भी करनी है कि 40 से बढ़ के 50-60 हुआ कि नहीं, या 40 का 40 है या मे बी थोड़ा कम हुआ या नहीं, वो चीज़ों को असेसमेंट करने के लिए भी रेगुलर एंजियो की रिलायबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। सीटी एंजियो में कंपैरेटिवली आपको उतना अच्छा असेसमेंट नहीं मिल पाता, इसलिए रिपोर्ट्स में गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए हम सीटी एंजियो को, जहाँ पे भी हमें क्रेडिबल रिपोर्ट चाहिए, जहाँ पे हमको परफेक्ट रिपोर्ट चाहिए, जहाँ पे हमको डिसीजन करना है कि पेशेंट को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है या नहीं, बाईपास की ज़रूरत है या नहीं, वहाँ पे सीटी एंजियो को नहीं कर सकते, वहाँ रेगुलर एंजियो को ही करना पड़ेगा। जहाँ पे हमको अंदाज से काम चलेगा, यानी कि जैसे कोई बहुत यंग पेशेंट है 20-25 साल का, 30 साल का, वो अगर हमें बोलता है कि मेरे को घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, टीएमटी भी किया वो भी नॉर्मल आया, या टीएमटी किया उसमें माइल्ड चेंजेस आ रहे हैं, ईसीजी किया माइल्ड चेंजेस आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि ब्लॉकेज है या नहीं, वहाँ पे हम रूल आउट करने के लिए उसको सीटी एंजियो के लिए भेज सकते हैं। यानी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अच्छी है। अगर हम सीटी एंजियो में नॉर्मल रिपोर्ट आ जाती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, हम उसको पेशेंट को बोल सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। पर अगर उसमें भी बाई चांस अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है
है, यानी कि 10-20% आए तो चलेगा, 10-20% को हमको रिकन्फर्म करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अगर 10% के बदले 20 आ भी गया रेगुलर एंजियो में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, अगर सीटी एंजियो में 50-60% जैसा कुछ या बॉर्डर लाइन लेजन या क्रिटिकल लेजन कुछ भी मेंशन हो जाता है तो फिर हमें उसको रिकन्फर्म करना पड़ता है, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर काफ़ी ज़्यादा होता है सीटी एंजियो में। रेगुलर एंजियो में हम आपको क्रेडिबल रिपोर्ट दे सकते हैं। अब होता क्या है कि हम एक पेशेंट को पहले बोले कि साहब पहले सीटी एंजियो कराओ, फिर कुछ उसमें आएगा, फिर बोलेंगे अब रेगुलर एंजियो कराओ, तो पेशेंट झगड़ा करेगा कि ये पहले आप ये करवा रहे हो फिर वो करा रहे हो, एक बार में बोलो जो टेस्ट करना है करो, क्योंकि ऑब्वियसली कोई टेस्ट बहुत सस्ते तो होते नहीं है, 8-10 हज़ार रुपये का टेस्ट होता है। कैथेटर एंजियो का टेस्ट का कॉस्ट अलग अलग हॉस्पिटल 10,000 to 20,000 वेरी कर सकता है। सीटी एंजियो का भी वैसा है, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग सिटीज़ में 10,000 से 15-20 हज़ार तक वेरी कर सकता है कॉस्ट। तो उतना महंगा टेस्ट कराने के बाद अगर हम पेशेंट को बोलते हैं कि साहब इसमें कुछ पता नहीं चला, अभी फिर से कराओ। फॉर एग्जांपल जैसे सीटी और एमआरआई में होता है कि ब्रेन का पहले सीटी स्कैन कराया, फिर उसमें कुछ पता नहीं चला, फिर एमआरआई कराया, तो पेशेंट बोलता है साहब एक बार में कराओ ना, जो कराना है, आपको पहले ही पता था कि अगर सीटी में कुछ नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट एमआरआई कराओ। तो वैसे ही इसमें भी है कि अगर आप पहले ही अगर आपको डाउटफुल है कि आपको रिपोर्ट में कुछ आएगा और आपको फिर से अगर रिपीट एंजियो करना पड़ेगा तो पेशेंट झगड़ा करेगा, उसका आप पे ट्रस्ट चला जाएगा। वो अगर आपको उसको एक बार ये करने को बोला फिर दूसरी बार कुछ और करने को बोला तो वो आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, वो उसको लगेगा कि डॉक्टर हमारे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो आप पर ट्रस्ट चला जाएगा। तो आपको उसको एक ही बार में एक ही टेस्ट करके आप उसको श्योर शॉट रिपोर्ट देना पड़ता है। बेसिक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक यानी ईसीजी को टीएमटी या 1-2 बार भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेस्ट नहीं है, बहुत खर्चा भी नहीं होता। 2-4 बार भी अगर पेशेंट इसको करे तो इतना उसको ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं आते। पर हाँ, ऑब्वियसली हर महीने अगर आप उसको टीएमटी करोगे और हर महीने इको करोगे तो ऑब्वियसली वो भी चिड़चिड़ करेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पेशेंट का हर महीने टीएमटी करोगे तो पेशेंट उसको बहुत हैप्पीली लेगा, बोलेगा सब कर क्या रहे हो यार, एक बार एंजियो करके काम खत्म करो। हर टाइम आप हर महीने में टीएमटी करोगे तो पेशेंट भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। वैसे ही इस टेस्ट का भी है कि अगर हमने उसको बड़ा टेस्ट करवाया और एक बार में क्लियर कट डिसीजन नहीं दिया, हमने बोला कि साहब ये टेक्नोलॉजी खराब है, इसमें पता नहीं चलता, तो पेशेंट हमें ही चिल्लाएगा कि भाई जब आपको पहले पता है कि टेक्नोलॉजी खराब है तो आप ये क्यों करवा रहे हो। तो जहां हमको श्योर रिपोर्ट चाहिए कि हमको पेशेंट को श्योर बताना है, जहां हाई चांसेस हैं कि पेशेंट को ब्लॉकेज आ सकता है और पेशेंट की रिपोर्ट नॉर्मल आने का चांस कम है, जैसे अगर किसी व्यक्ति की उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री है, चलने में सांस फूल रही है, टीएमटी पॉजिटिव आ रहा है, इको में चेंजेस आ रहे हैं, ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ हमको रेगुलर एंजियो ही करना पड़ेगा। यानी प्रैक्टिकली आप मान के चलिए कि 70 to 80% केसेस में जहाँ आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है वहाँ रेगुलर एंजियो ही करना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर एंजियो में आपको ज़्यादा क्रेडिबल रिपोर्ट मिलेगी, एक बार में श्योर पता चल जाएगा, दोबारा सीटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम ही केसेस ऐसे होता है जिसमें रेगुलर कैथेटर एंजियो में कैथेटर बैठ नहीं पाता है, कोई नली अनॉमलस है, नली का कोर्स बहुत अनयूजुअल है, रेगुलर कैथेटर एंजियो बैठ नहीं पाता वहाँ पे कैथेटर, तो उस वजह से कभी कभी रिपीट सीटी एंजियो करना पड़ता है। कोई एन्यूरिज्म वगैरह सरप्राइजिंगली निकल जाए तो करना पड़ता है, पर लाखों में ऐसा एक आध केस में ही होता है कि आपको रेगुलर एंजियो में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, बाद में सीटी एंजियो करना पड़ा। जबकि उल्टा इसका ऑलमोस्ट 90% केस में होता है कि जहाँ सीटी एंजियो की रिपोर्ट रिलायबल नहीं है वहाँ पे आपको रेगुलर एंजियो रिपीट में करना पड़ता है। सीटी एंजियो के बेसिस के बाद भी अगर पेशेंट को सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो फिर आप उसको रेगुलर एंजियो करना पड़ता है। तो पेशेंट को लगता है यार पहले ही रेगुलर एंजियो करा लेते, एक बार में क्यों फालतू में खर्चा किया, और कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड किडनी डैमेज होने का रिस्क भी ज़्यादा होता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है कि सीटी एंजियो में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा लगता है ऑन एन एवरेज उसमें, क्योंकि वीनस कैनुला से हम हाई प्रेशर में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं तो एक बार में 100 से 150 ml कॉन्ट्रास्ट जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट हार्ट को, किडनी को, दोनों को परमानेंट नुकसान कर सकता है, परमानेंट फेलियर में जा सकती है। तो जो लोग को भी उम्र ज़्यादा है, डायबिटीज़ है या किडनी वगैरह का पहले से इशू, हार्ट फेलियर वगैरह है, उसमें सीटी एंजियो कभी प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि सीटी एंजियो में जितना कॉन्ट्रास्ट जाता है वो हार्ट को परमानेंटली डैमेज कर सकता है, किडनी को परमानेंटली डैमेज कर सकता है, हार्ट फेलियर में जा सकता है। रेगुलर एंजियो में कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम 10 से 15 ml में यूज़ होता है, और उसमें भी अगर हम कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है या हार्ट फेलियर का पेशेंट है या किडनी डिजीज का पेशेंट है तो और कम ml में, कई बार 5-10 ml में भी हम एंजियो पूरा फिनिश कर सकते हैं विथ रिलायबल रिपोर्ट, विथ क्रेडिबल रिपोर्ट, ठीक है। लेकिन कैथेटर सीटी एंजियो में वैसा नहीं है, आपको पूरी नली को ही ओपेसिफाई करना पड़ेगा, तो एक बार में हमसे 80 से 100 ml कॉन्ट्रास्ट लगेगा। तो जहाँ भी किसी का क्रिएटिनिन वैल्यूज अगर 1.5-2 से ज़्यादा हो, या उसको पहले से किडनी का बीमारी हो, या उसको उम्र ज़्यादा हो, हार्ट का पंप फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो, वहाँ पे हम सीटी एंजियो प्रीफर नहीं कर सकते, वहाँ रेगुलर एंजियो ही करना पड़ता है। ये रेगुलर एंजियो का सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि कॉन्ट्रास्ट इसमें कम लगता है। ऑब्वियसली सीटी एंजियो के भी कुछ बेनिफिट्स हैं कि उसमें इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, एडमिशन नहीं लगता, इन्फेक्शन वगैरह का रिस्क कम होता है, तो ये कंपैरेटिवली डेफिनेटली सीटी एंजियो के बेनिफिट्स हैं। पर आज हम खाली फोकस कर रहे हैं कि रेगुलर एंजियो में कहाँ कहाँ बेनिफिट्स रहता है।
नलियों के कैल्शियम का असेसमेंट भी रेगुलर एंजियो में अच्छा होता है। सीटी एंजियो आपको कैल्शियम की स्कोरिंग बहुत अच्छे से बता देगा, उसमें सीटी एंजियो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कैल्शियम कितना सिग्निफिकेंट है और उसमें एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं कि नहीं, ये असेसमेंट करने के लिए भी रेगुलर एंजियो ही बेटर पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम नली के अंदर की सतह पे है, बाहर की सतह पे है, स्टेंट की ओपनिंग को प्रॉपर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी रेगुलर एंजियो का एडवांटेज है एज कम्पेयर टू सीटी एंजियो। नेक्स्ट एडवांटेज है रेगुलर एंजियो का कि आप उसमें कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर्स या उसमें अगर आपको कोई प्रोसीजर प्लान करना हो तो सेम टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि वही कैथेटर से आपको करना है। तो पहले आपने सीटी एंजियो किया और फिर बाद में आपको कैथ लैब में रीएडमिट करके रेगुलर एंजियो माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम टाइम पे अगर प्लास्टी वास्टी की जरूरत हो तो तुरंत कर सकते हैं, उसमें आपको दोबारा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, जो कि सीटी एंजियो का डिसएडवांटेज है। क्योंकि सीटी एंजियो में जरा भी ब्लॉकेज आया तो आपको रिकन्फर्म करने के लिए एंजियो करना पड़ेगा, और प्रोसीजर कुछ भी करना है तो रेगुलर एंजियो के हिसाब से ही आपको प्लान करना पड़ेगा, उसमें सीटी एंजियो का उतना वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट चीज़ ये कि अगर आपको सीटी एंजियो के मतलब अगर रेगुलर एंजियो में अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हार्ट के अंदर की देखनी है, जैसे कि एफएफआर वगैरह करना है या आईवस करना है या ओसीटी करना है, जो कि इन्वेजिव कैथेटर्स हैं जिसमें हार्ट की नलियों के अंदर का ब्लॉकेज कैसा है, क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, उस चीज़ को अगर असेसमेंट करना है तो सीटी एंजियो का इसमें कोई रोल नहीं है, उसमें रेगुलर एंजियो ही लगेगा। उसमें रेगुलर एंजियो कैथेटर को आप हार्ट के अंदर लेके जाओगे, वायर क्रॉस करोगे, वायर से दोनों ब्लॉकेज का प्रेशर डिफरेंस असेस करोगे, जिसे एफएफआर टेक्निक बोलते हैं। इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड करने के लिए भी स्पेशली डिजाइन अल्ट्रासाउंड का प्रोब आता है, जो कि हम वहाँ पे लेके जाएंगे, उससे असेसमेंट करेंगे। ओसीटी के लिए भी वही स्पेशली डिजाइन प्रोब आता है। इन तीनों ही टॉपिक्स का हमने सेपरेट वीडियो किया है, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि बेसिकली क्या टेक्निक्स है। पर एज फार एज पॉसिबल जहाँ पे हमको कुछ एडवांस चीज़ें करनी है वहाँ पे भी रेगुलर एंजियो को ही बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू सीटी एंजियो। अगर किसी पेशेंट को बहुत इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं चाहिए, एओर्टिक डिसेक्शन वगैरह, एओर्टा की बीमारी है या दूसरी नलियों को भी साथ में देखना है, तो वहाँ पे सीटी एंजियो का बेनिफिट मिलेगा। पर ऑब्वियसली आज का टॉपिक वो नहीं है। हमने जो आज का टॉपिक में डिस्कशन करने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ चीज़ों में आपको रेगुलर एंजियो बेटर पड़ेगा, तो रेगुलर एंजियो आपको ज़्यादातर केसेस में जहाँ पे आपको रिलायबल रिपोर्ट चाहिए, क्रेडिबल रिपोर्ट चाहिए, किडनी का पेशेंट को प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर है पेशेंट को, वहाँ पे ज़्यादा रिलायबल पड़ेगा। जहाँ पे पेशेंट को अगर कॉम्प्लेक्स नलियों का ब्लॉकेज पहले से डॉक्यूमेंट हो चुका है, जहाँ पे आपको स्टेंट को रीअसेसमेंट करना है कि स्टेंट बिल्कुल अगर ऑस्टियल पोजीशन पे जहाँ पे आप नली चालू होती है वहीं पे अगर स्टेंट बिठाया हुआ है, दोबारा आप कैथेटर नहीं बिठा सकते क्योंकि वो स्टेंट को हिट करेगा, वहाँ पे भी आपको रेगुलर एंजियो के कंपैरिजन में सीटी एंजियो आपको बेटर पड़ेगा। पर बेसिकली अगर आपको किसी भी पेशेंट में रिलायबल रिपोर्ट चाहिए, अगर आपको किसी भी पेशेंट में किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर वगैरह है, या पेशेंट को आपको कोई फर्दर इन्वेजिव प्रोसीजर करना है, तो वहाँ रेगुलर एंजियो ही बेटर पड़ेगा एज कम्पेयर टू सीटी एंजियो। सीटी एंजियो की कुछ और इंडिकेशंस है, उसके ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो किया, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको यूज़ कर सके, अपनी लाइफ को और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की लाइफ को बेटर बना सके, और बीमारी को बेटर तरह से समझ सके, डॉक्टर के साथ बेटर तरह से डिस्कस कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करिए। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरीज या सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बताइए, हम फ्यूचर में उन्हें टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि मैंने जो कंटेंट बनाया आपने उसे एंड तक देखा, और आपको डेफिनेटली उससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने जो टॉपिक नया चैनल स्टार्ट किया है उसे सब्सक्राइब करके उस कंटेंट को इंग्लिश में देख सकते हैं।